नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। बाकी खबरों की तरफ जाऊं उसके पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का एक बयान जो कल उन्होंने एक मीटिंग में दिया। इस बयान में उन्होंने कहा कि इजराइल असल में फायदा उठा रहा है, जो अरब और दूसरे मुस्लिम मुल्क हैं उनके बीच में जो आपसी लड़ाइयां हैं उनका फायदा उठा रहा है। अब जाहिर तौर पर कोई नई बात तो उन्होंने कही नहीं है, यह बात तो बिल्कुल साफ है। शिया सुन्नी का झगड़ा है, कहीं कोई झगड़ा है, कहीं कोई झगड़ा है, और इस झगड़े का फायदा 1967 और उसके पहले से ही इजराइल लगातार उठा रहा है। फलस्तीन को आजाद करने या फिर इजराइल को कंट्रोल करने की जगह बाकी सारे जो अरब मुल्क हैं और मुस्लिम मुल्क हैं उनका जो असल में उद्देश्य है वो एक दूसरे की थोड़ी बहुत जमीन कब्जा कर लेना, एक दूसरे को अपने से छोटा दिखा देना और अमेरिका की नजरों में ज्यादा से ज्यादा प्यारा बनना, ये लगातार वहां पर हो रहा है। और इसकी वजह से इजराइल आराम से इससे उसको लड़ा के, उसको इससे लड़ा के, कभी इसके साथ खड़े होके, कभी उसके साथ खड़े होके आराम से न केवल अपने देश की जो बाउंड्रीज हैं उनको बड़ा कर रहा है बल्कि इन सब से लगातार मजबूत होता जा रहा है। एक बयान आपको मैं दिखाता हूं जेरूसलम पोस्ट का। ये बयान नहीं है, ये एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल कहता है कि सीरिया को, चूंकि सीरिया से सारे हथियार खत्म कर दिए गए हैं, 80% से ज्यादा वहां की आर्मी के हथियार खत्म कर दिए गए हैं, तो अब वहां से ईरान पर हमला करना, उसके लिए दुश्मन वर्ड लिखा हुआ है। जाहिर तौर पर इजराइल के लिए दुश्मन फिलहाल जो है वो ईरान है। तो ईरान पर हमला करना और ईरान को हराना बहुत आसान हो गया है, ये इजराइल के अखबार कह रहे हैं। अब सीरिया की हालत अगर देखिए, बाकी खबरों पे मैं आऊंगा, लेकिन सीरिया की अगर हालत देखिए तो क्या है। कल एक खबर आई, एक वीडियो आया, बल्कि दो खबरें आई, और उन दोनों खबरों को मैं एक एक करके आपको बताता हूं, उसके बाद जो कुछ चल रहा है उस पर जाऊंगा। पहली खबर यह आई कि सीरिया में जो सईदा जैनब की जो मजार है, उस मजार पर आक्रमण करने की, उस मजार को तोड़ने की कोशिश की गई। अब ये जो सैयदा जैनब है, ये कौन है? ये हजरत साहब की ग्रैंड डॉटर है। हजरत साहब की ग्रैंड डॉटर की वहां पर टंब है और उसका श्राइन बना हुआ है, जिस श्राइन का ईरान में बहुत महत्व है। ईरान उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है और ईरान के ही कुछ लोग उसकी सिक्योरिटी भी देखते हैं। पहले एसटीएस ने यह कहा था कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसके बाद ईरान ने अपनी सिक्योरिटी हटा ली, हालांकि कुछ लोग अभी भी अंदर थे। और उसके बाद खबर यह आई कि एसटीएस से जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं, जो जाहिर तौर पर मुसलमान ही हैं, वो गए सैयदा जैनब की जो ये श्राइन है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए। हालांकि अंदर जो लोग थे वो उनको रोकने में कामयाब हो गए और अभी तक उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। और दूसरी खबर आई कि इन्हीं लोगों ने, एसटीएस के जो लोग हैं, इन लोगों ने असद के, बशर अल असद के जो फादर थे, पिता थे, हाफिज, उनकी जो टॉम थी, उनका जो कब्र थी उनकी, उस कब्र को जलाकर खाक कर दिया। अब आप सोचिए, इजराइल लगातार हमला कर रहा है सीरिया के ठिकानों पर, सीरिया के उन ठिकानों पर जहां हथियार हैं। अब ये हथियार जाहिर तौर पे असद अपने साथ लेकर गए तो है नहीं। अगर वो हथियार रहते, वो हथियार तबाह बर्बाद नहीं हुए होते, तो जो नई रेजीम बनी है वहां पर, जो नई हुकूमत बनी है, उस हुकूमत के काम आते। लेकिन वो सारे के सारे हथियार इजराइल एक के बाद एक 400 के आसपास हमले करके बर्बाद करता जाता है। और जो नई रेजीम है वो लड़ना तो छोड़ दीजिए, इसकी मलामत करने को भी तैयार नहीं होती है। तो इजराइल के हमलों पर आप बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं वहां पर? वहां आपको बशर अल असद के फादर, जो लंबे समय तक वहां राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी जो कब्र है उस कब्र को आप जला रहे हैं। वहां आप सैयदा जैनब की, जो मोहम्मद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं, उनकी जो श्राइन है उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां ईसाइयों के ऊपर हमला कर रहे हैं, वहां जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं दूसरे फिरकों के, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। बशर अल असद के करीबी लोग हैं उनको मार रहे हैं। तो आपस में ये मारपीट करने में आप इतने बिजी हैं और इतने खुश हैं कि आपको इजराइल का हमला दिख ही नहीं रहा है। अब इजराइल जैसे मुल्क के लिए इससे सुनहरा मौका क्या हो सकता है, जब सीरिया की जो नई हुकूमत है वो इजराइल के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है और अपने ही लोगों के ऊपर हमला कर रही है, अपने ही मजहब के श्राइन्स को तोड़ रही है।
ये जो लड़ाई है हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और सारी दुनिया में जो है कि अहमदिया को आप मुसलमान नहीं मानेंगे, अहमदिया को अलग आप मारेंगे, वहां बशर अल असद जिस फिरके से आते हैं आप कह देंगे ये इस्लामिक नहीं है, उनको आप मारेंगे, एक खास तरह का इस्लाम हर जगह लागू करने की कोशिश करेंगे। ये जो आपस की आपकी लड़ाइयां हैं ये इतना ज्यादा कमजोर कर देती हैं कि दुश्मनों के लिए आराम से मौका मिल जाता है। यही भारत में मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीयों के लिए भी यही सही है। आपस में एक दूसरे से लड़ने के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, कभी जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, नारा लगता है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन असल में बांटने की बात की जाती है। ये अंदरूनी बंटवारे जितने ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा हम अपने ही लोगों के दुश्मन बनेंगे, अपने ही लोगों को दुश्मन बनाते जाएंगे, दुश्मन मुल्कों को उतना ज्यादा मौका मिलेगा। जो मुल्क, जो कौम एक होकर रहती है वो लंबा चलती है और वो शानदार तरीके से अपने मुल्क को बनाती है। लेकिन जिस मुल्क में फिरका परस्ती होती है, जिस मुल्क में एक दूसरे से बंटने की बात होती है, कभी किसी नाम पे लड़ रहे हैं, कभी किसी नाम पर लड़ रहे हैं, उस मुल्क को तबाह बर्बाद करना हमेशा आसान हो जाता है। और अरब और सीरिया से बेहतर इसका एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आप सोचिए, आज भी आप इंटरनेट पे तलाश करने जाएंगे तो आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगे जिसमें असद और आर्दोगान परिवार सहित पूरी फैमिली है, दोनों लोगों की वहां पे वाइफ्स हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आएंगी। और मौका मिलते ही आर्दोगान ने क्या किया, असद की पीठ में छुरा भोंका और असद की सरकार गिरा दी। उसके बाद लोगों को लग रहा है कि सीरिया के अंदर बहुत शांति हो जाएगी। दो खबरें मैं वहां से भी बता दूं, फिर आगे चलता हूं। पहली खबर तो यह है कि रशियन जो वहां पे बेस है उसकी अमेरिकन बेस से सीधी एक जगह भिड़ंत हुई है और उसने अमेरिकन बेसिस को आगे बढ़ने से रोक दिया है। दूसरी खबर यह है कि आईएसआईएस के लोगों ने कुर्दों से डेर जोर का इलाका छीन लिया है। कुर्दों को आप जानते हैं अमेरिका सपोर्ट करता है वहां पर, यानी अंदर अंदर लड़ाइयां चल रही हैं। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि अब आने वाले 10 बरस सीरिया के लिए इतने भारी होंगे कि यही लोग असद को याद करेंगे उसकी सारी बुराइयों के साथ कि काश वो लौट आता और काश उसका टाइम लौट आता। ये जो अंदरूनी लड़ाइयां हैं, ये जो फिरका परस्ती की लड़ाइयां हैं, शिया सुन्नी की लड़ाइयां, इनकी उनकी लड़ाइयां, ये सीरिया को तबाह कर देगा। ये चीज सीखनी चाहिए कि कैसे आपस में अलग अलग फिरके के रहते हुए, अलग अलग भरोसों के, अलग अलग विश्वासों के रहते हुए भी हम एक मुल्क के तौर पर एक साथ रह सकते हैं जिसमें अक्सरियत और अकलियत दोनों की बराबर साझेदारी हो, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें और मुल्क को मजबूत रखें ताकि बाहर की ताकतें हमला न कर पाएं। यह तो बात हो गई सीरिया की। दूसरी एक बड़ी खबर जो आ रही है वो खबर लेबनान से आ रही है। लेबनान में जो आखिरी इजरायली टुकड़ी थी जो सदर लेबनान के बॉर्डर से थोड़ा अंदर थी, मैंने आपको बताया था कि सारी कोशिशों के बावजूद लेबनान के बहुत भीतर तक नहीं घुस पाए थे, थोड़ी दूर तक गए थे, शुरुआती दूर तक गए थे, एक गांव भी कब्जा नहीं कर पाए थे। तो वहां से इन्होंने लौटना शुरू कर दिया है। सीज फायर की जो शर्त थी उसको इन्होंने माना है और इजराइल अब आप कह सकते हैं कि लेबनान से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। अभी कल तक, बल्कि परसों तक कई सारी खबरें आई थी कि लगातार इजराइल लेबनान के अंदर सीज फायर तोड़ रहा है। उधर से भी हिजबुल्लाह ने भी एक आध हमले किए थे, लेकिन कल और आज को मैंने देखा तो दोनों दिनों किसी तरह का सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ था। सीज फायर फॉलो हो रहा है और वहां से जो इजराइल की आर्मी है, मैंने आपको बताया कि लौट आई है, यानी लेबनान वाले बॉर्डर पे फिलहाल जंग रुकी हुई है। सबसे बड़ा जो मसला है वो इस समय फलस्तीन का मसला है। जाहिर तौर पर फलस्तीन के बारे में बातों की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की जो यूएनजीए है उसमें एक बार फिर वोटिंग हुई है और उस वोटिंग में फिर एक बार बहुमत ने, बड़ी संख्या में, बहुत ज्यादा बड़े बहुमत ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि गजा के अंदर तुरंत सीज फायर हो जाए। हिंदुस्तान ने भी इसी के फेवर में वोट दिया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर से फलस्तीन के फेवर में वोट दिया है। हिंदुस्तान इस बात के साथ है कि वहां पर सीज फायर हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो तमाशे हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं रह गया है। ये सब सिर्फ दिखावे की बातें हैं। कितनी बार यूएनजीए और यूएनजीसी और यूएनएससी में इस तरह के प्रपोजल आ चुके हैं, उन पे बहसें हो चुकी हैं, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन सीज फायर जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता।
इजराइल इनकी जरा सी भी रत्ती भर चिंता नहीं करता क्योंकि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। इस बार भी अमेरिका ने इजराइल के साथ वोट दिया सीज फायर के खिलाफ। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि सीज फायर और होस्टेज वापसी होनी चाहिए। इस बार के प्रस्ताव में होस्टेज वापसी भी थी, उसके बावजूद अमेरिका ने इजराइल के साथ खड़े होकर इसके खिलाफ वोट दिया। अब जाहिर है ये जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचेगा तो वहां अमेरिका इसको वीटो लगा देगा, इसलिए इस तरह के प्रस्तावों का कोई मतलब नहीं है। एक बड़ी बात जो हुई है, सीज फायर में मैं बात करूंगा, उधर भी काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन एक बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है कि आयरलैंड ने बिल्कुल फाइनली और फॉर्मली साउथ अफ्रीका के साथ आईसीजे में जो केस चल रहा है नेतन्याहू और इजराइल के खिलाफ, उसमें एक पार्टी बनना स्वीकार कर लिया है। पार्टी वो बना है और उसने कहा है कि जेनोसाइड की परिभाषा को, जेनोसाइड की जो डेफिनेशन है, उसको और बड़ा किया जाए ताकि इजराइल को जेनोसाइड के अपराध में सजा दी जा सके। उधर ईरान ने भी मांग की है यूनाइटेड नेशन से कि इजराइल जिस तरह से यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रपोजल्स पास हो रहे हैं उन सबको किनारे लगा दे रहा है, इजराइल को यूनाइटेड नेशन से बाहर कर देना चाहिए। अमेरिका के रहते यह भी मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात जरूर हुई है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। अभी फिलहाल फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर सीज फायर की बात काफी आगे बढ़ी हुई लग रही है और इस बार मुझे लग रहा है कि शायद सीज फायर हो जाए। जो खबर आई है वो ये कि मोसाद के चीफ और कतर के जो पीएम है अल-थानी, इन लोगों की दूसरी मुलाकात हुई है। पहली मुलाकात नवंबर में हुई थी वियना में और इस बार दोहा में इन लोगों की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि गजा के सीज फायर को लेकर काफी सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि हमास ने वो लिस्ट सौंपी है जिनको वो वापस कर सकता है अगर सीज फायर हो तो। अगवा किए हुए वो लोग जो हमास के पास अभी भी जिंदा हैं, उनमें से जिनको वो वापस कर सकता है उसकी लिस्ट उसने सौंपी है। और उधर इजिप्ट में कैरो में लगातार मीटिंग चल रही है, इधर दोहा में लगातार मीटिंग चल रही है। कतर पहले इस प्रोसेस से हट गया था, अब कतर इस प्रोसेस में फिर से शामिल हुआ है। हमास के जिन लोगों को कतर ने मुल्क छोड़ के जाने के लिए कहा था, उनमें से कई लोगों को वापस बुलाया है, हमास के लोगों को। तो ऐसा लगता है कि ये जो सीज फायर वाला मामला है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। उसके दो रीजन है। पहला तो यह कि ट्रंप ने बहुत क्लियर कहा है कि सीज फायर करो, 20 जनवरी से पहले सीज फायर कर लो। और दूसरा यह है कि अगर आपको लगता है कि सीरिया और बाकी सारी जगहों में जो कुछ हुआ है उसके चलते गजा में किसी तरह की पीस हो गई है, गजा में किसी तरह की लड़ाई बंद हो गई है, तो यह गलतफहमी है। अगर मैं आज की बात बताऊं तो 3 जगहें हैं इजराइल की जहां रेड अलर्ट हुआ है, सायरन बजे हैं क्योंकि वहां मिसाइल्स आई हैं। पहली जगह है एलिया, दूसरी जगह है एश्केलान और तीसरी जगह है गजा के बॉर्डर्स। इन जगहों पर हमास ने मिसाइल फायर की है। इसके अलावा गश एड्जिकन में हुआ यह है कि एक हमला हुआ है जिसमें एक 12 साल का इजरायली बच्चा मारा गया है और 3 लोग घायल हुए हैं। मैं कतई इस तरह की किसी घटना का समर्थन नहीं कर सकता। 12 साल का बच्चा इधर हो या उधर हो, मारा जाना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने वहां पर इतने ज्यादा बच्चों को मारा है, इतनी ज्यादा औरतों को, मासूम जवानों को, बूढ़ों को मारा है, उसके रिएक्शन में अगर वेस्ट बैंक में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इसकी वजह समझी जा सकती है। इसके अलावा अभी कल मैंने आपको बताया था नेबुलस टाउन पे एक हमला हुआ था जिसमें 3 इजरायली घायल हुए थे। हूथी ने कल हमला किया था जिसमें अच्छा खासा नुकसान हुआ था। तो सबके बावजूद बड़े बड़े मुल्क चाहे आपस में कुछ भी कर रहे हो, सीरिया में चाहे कुछ भी हुआ हो, कल खामनेई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सीरिया को अगर खत्म करके सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिरा के अमेरिका और इजराइल ये सोचते हैं कि उन्होंने रेजिस्टेंस को खत्म कर दिया, तो उनको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस एक आइडियोलॉजी है और यह खत्म होने वाली नहीं है, यह लगातार बढ़ेगी। इस बात को समझना चाहिए। असल में रेजिस्टेंस को सीधे इस्लाम से जोड़ के देखेंगे तो यह बात समझ में नहीं आएगी। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है वहां पर कि इजराइल का डोमिनेंस जो है, अमेरिका का डोमिनेंस जो खाड़ी के अंदर है, उसकी जहां जहां मुखालफत होगी वो अपने आप रेजिस्टेंस में शामिल हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं फलस्तीन जो है वो सुन्नी है, जो यमन है वो वैसा शिया नहीं है जैसे ईरान है, 12 उनको कहा जाता है, वो अलग तरह का एक सेक्ट है जो हूथी लोग हैं। ईरान जो है वो पूरी तरह से शिया है
और ये सारे मिलके, इसके अलावा भी अगर आप इराकी मिलिशिया को जोड़ लें और कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स को जोड़ लें, तो ये अलग अलग फिरकों के हैं लेकिन साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वहां पे इस्लाम के अलावा कोई और रिलीजन नहीं है, तो इससे ज्यादा सेकुलर कोई फ्रंट नहीं बन सकता। लेकिन जो फ्रंट है वो इस्लाम के भीतर आप कह सकते हैं कि अलग अलग फिरकों को मिलाकर बना है। जहां सीरिया में जो नई ताकत आई है वो फिरका परस्ती कर रही है, लोगों को मार रही है, अलग फिरकों के लोगों को, वहीं ये जो अपना आपका एक अलायंस है, ये अलग अलग फिरकों को एक साथ लेकर चलता है। इसलिए इसकी जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये सिर्फ इस्लाम की लड़ाई नहीं है। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है। इजराइल की जो नीतियां हैं कब्जा करते चले जाने की, और अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो नीति है अपनी धौंसपट्टी चलाने की, उसके खिलाफ है। ईरान से अमेरिका और इंग्लैंड जिस तरह से बाहर गए थे, मैंने उस पर वीडियो किया था, वो कहानी बार बार याद रखनी चाहिए। वो सारा मामला तेल की लूट का था। अगर इराक में सद्दाम को मारा गया तो वो सारा मामला तेल की लूट का है। अगर असद को सत्ता से हटाया गया है तो वो सारा मामला यह है कि असद ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा नहीं था, और वहां का सारा तेल और गेहूं अमेरिका और इजराइल के कब्जे में नहीं था। अब वो आसानी से अमेरिका और इजराइल के कब्जे में हो सकता है, और सीरिया के तेल और गेहूं को बेच के अमेरिका का अपना जो पॉकेट है वो भरा जाएगा और इजराइल का पॉकेट भरा जाएगा। इसी लूट के खिलाफ वो रेजिस्टेंस है जिसकी बात खामनेई कर रहे थे। इसीलिए आप हमास को खत्म कर दें, आप इजराइल जितना चाहे फलस्तीन में जुल्म कर ले, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं कि जब तक वो फलस्तीन के साथ समझौता नहीं करेगा, जब तक टू नेशन वहां पर लागू नहीं किया जाएगा, टू नेशन फार्मूला वहां पर लागू नहीं होगा, भले एक शख्स उठेगा लेकिन वहां लड़ाई रेजिस्टेंस लगातार जारी रहेगा। इस हिंसा को, इस रेजिस्टेंस को, दोनों तरफ जो लोग मर रहे हैं उसको रोकने का एक ही तरीका है कि फलस्तीनियों को उनका राइट दिया जाए, तभी जाकर वो हिंसा रुकेगी। वरना आप गोलियां चलाते रहिए, आज इनकी हार होगी, कल उनको मौका मिलेगा। वो कहते हैं ना, तुमने 4 मारी लेकिन मैंने 1 मारा। ये खेल जो हिंसा का है वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि वहां पर अहिंसात्मक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से किसी भी तरह का एहतजाज करने पर पाबंदी लगी हुई है। किसी भी तरह का अगर आप नॉन वायलेंट एहतजाज करते हैं तो लोगों को मार दिया जाता है। फिर एक ही रास्ता बचता है बंदूक उठाने का। आप टेररिस्ट कहिए चाहे जो कहिए, आप अगर इसको रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर, यूनाइटेड नेशंस ने जो उस समय फैसला दिया था उस पर वहां टू नेशन थ्योरी लागू करें। लेकिन अरब का अपना जो खेल है, जो पहली आलमी जंग थी, जो पहला वर्ल्ड वार था, वहां से लेकर आज तक का किस्सा देख लें तो पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका वहां पर जिस तरह की लूट चला रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि एक तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है। अलग अलग जो शाह बादशाह वगैरह हैं वो अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। सबका स्वार्थ सीधे अमेरिका से जुड़ा हुआ है। सबके पैसे लगे हुए हैं अमेरिका में, सबके बड़े बड़े मकान और बड़ी बड़ी चीजें अमेरिका में हैं। अमेरिका से कोई रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, अपनी इकॉनमी शानदार रखना चाहते हैं। अपनी इकॉनमी मतलब अपनी पर्सनल इकॉनमी, और किसी भी तरह का वहां पर सुधार, किसी भी तरह की वहां डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं ताकि वहां हुकूमत बनी रहे। इसलिए जनता चाहे जो भी करती है, ये जो हुक्मरान हैं वो अपने तरीके से फंक्शन करते हैं, अपने फायदे के लिए फंक्शन करते हैं, और इसलिए अक्सर अमेरिका और इजराइल की गोद में जाकर बैठते हैं। मैं आपको एक छोटी सी खबर दे दूं कि बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद कतर ने फैसला किया है कि सीरिया में वो अपनी एम्बेसी फिर से शुरू करेगा। यानी बशर से दिक्कत थी लेकिन एसटीएस से दिक्कत नहीं है। जो लोग इसका मानी समझते हैं वो कायदे से समझ गए होंगे, जो नहीं समझते हैं अगले किसी वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बता दूंगा। लेकिन मेरे लिए अभी फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जो पहले दिन से लेके आज तक है वो फलस्तीन का है। अगर वहां पर सीज फायर लागू होता है और वहां के लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है तो ये बड़ी खबर होगी। अब देखना यह है कि यह सीज फायर होता है या फिर कोई नाटक करके सीज फायर रोक दिया जाता है। कई तरह का दबाव है नेतन्याहू के ऊपर। आप जानते हैं कि वो पहला ऐसा इजरायली प्राइम मिनिस्टर बन गया है जिसके ऊपर चोरी, करप्शन, वार क्राइम जैसे आरोप लगाकर वहीं की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जहां उसको पेश होना पड़ा। लगातार लोग सड़कों पे आ रहे हैं होस्टेजेस को रिलीज कराने के लिए, और
7 अक्टूबर की जांच की मांग हो रही है कि कहीं 7 अक्टूबर जानबूझ के तो नहीं कराया गया, जिसको फिलहाल तो मना कर दिया गया है, लेकिन आज नहीं कल अगर जांच होगी तो नेतन्याहू के लिए बहुत मुश्किल होगी। इसलिए यह एक ऐसा वक्त है जब अमेरिका वाकई अगर दबाव बनाए तो होस्टेज डील आराम से हो सकती है, बड़े आराम से सीज फायर हो सकता है और गजा के लोगों को भी सांस लेने की मोहलत मिल सकती है। मैं तो यही चाहूंगा जल्दी से जल्दी सीज फायर वहां हो, जल्दी से जल्दी गजा को फिर से डेवलप करने के लिए, फिर से वहां के लोगों को घर, अस्पताल और ये सारी चीजें देने के लिए पहल हो। अरब मुल्क अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो लाखों करोड़ों अरबों उनके पास हैं डॉलर्स में पड़े हुए, उसका एक छोटा सा हिस्सा खर्च करके गजा को फिर से रहने लायक तो बना ही सकते हैं। मुझे उम्मीद है अपनी इतनी जिम्मेदारी वो पूरी करेंगे। बाकी जो जैसे डेवलपमेंट होगा मैं हमेशा अपडेट करता ही रहता हूं, रोज ही अपडेट कर रहा हूं, अपडेट करता रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर लगता है ये वीडियोस काम के हैं तो इनको दूर तक पहुंचाइए। अगर हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं ₹3 रोज से भी कम पर। और अगर कुछ और नहीं कर सकते हैं और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।